Hey guys, welcome to Pursuit Vidya. Today we discuss about the 19th century social and religious reform in India. It's called Indian Renaissance. आपको पता है रेनेसा का मतलब क्या है? रेनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, यानी कि जो 17वीं सदी के आसपास यूरोप में जो रेनेसा हुआ था उसी को रेफरेंस में इंडिया में जो 19th सेंचुरी में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए उसको इंडियन रेनेसा कहा जाता है। India's 19th century witnessed the profound social and religious awakening, and reformer challenged the outdated practice while the preserving the cultural identity। यानी कि 19वीं सदी में जो भारतीय समाज में जो रूढ़ी है, जो स्त्री की खराब स्थिति है और जो रिलीजियसली जो रूढ़ी स्थापित हो गई थी उसको मॉडर्न तरीके से और रेशनल तरीके से उसको दूर करके एक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके जो सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म किए गए वही सोशल इट इज कॉल्ड द इंडियन रेनेसा। Their response to Indian colonialism influence while the addressing the rigid tradition, यानी कि जो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल फेज चल रहा था उस समय ब्रिटिशरों ने अपना मॉडर्न जो आज़ादी और स्वतंत्रता और समानता जैसी चीज भारत को और भारत के सामने रखी और भारतीय समाज की रूढ़ी को दिखाया। उसकी वजह से भारतीय समाज में जो रिजिड ट्रेडिशन है उसको दूर करने के लिए एक एक एनर्जी मिली एंड देयर वर्क ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी फॉर एवर। नाउ वी लुक एट दैट कंटेक्स्ट रिलेटेड टू 19th सेंचुरी इन दिस फर्स्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, यानी कि ब्रिटिश रूल के बाद भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोड्यूस हुआ और द आइडिया दैट स्पार्क द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, यानी कि अपनी परंपरागत सिस्टम पर क्वेश्चन करने की जो सिस्टम है वो आइडिया तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ही भारत में आया और उससे भारत में जो already the social rigidity is existing about the caste system and orthodox practice remaining deeply entrenched in the society, like उस समय वर्ण व्यवस्था ज्यादा तक रिजिड हो गई थी और उसी के साथ अस्पृश्यता और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस हैपनिंग एंड आल्सो बैड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सती प्रथा एंड many practices are ongoing, and rising awareness like growing middle class begin the questioning about the traditional norms and superstition, यानी कि उस समय जो because with the contact with Europe there is a spread of scientific ideology which questioning the medieval value and tradition and the call for change and demand for grow for modernization while the preserving the Indian cultural identity। अब हम समझेंगे कि जो 1819वीं सदी में जो सोशल रिफॉर्म हुए उसमें कौन कौन से की एरिया थे। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वुमेन्स राइट, यानी कि उस समय यूरोप में एक जेम्स मिल का नाम का एक विचारक था, थिंकर था, वो कह रहा था कि कोई भी समाज का अगर हम मूल्यांकन करना है तो उस समाज में महिला की स्थिति देखते हैं, तो अगर महिला की स्थिति खराब है तो वो भी समाज भी पिछड़ा है। इसी को चैलेंज करते हुए जो 19वीं सदी में जो सुधार हुए उसका सेंटर भी वुमन ही था। इसलिए जो एंडिंग द सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड while the supporting the widow remarriage and women education, and also added the social justice like fighting the caste discrimination, यानी कि उस समय वर्ण व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिडिटी स्थापित हो चुकी थी। इसी वजह से वहां पे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करना और जो सामूहिक तालाब है उसका पानी का यूज नहीं करना और अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस हो रही थी। इसी को दूर करने के लिए सोशल जस्टिस अपनाया गया एंड रिलीजियस डोगमा बाय प्रोमोटिंग द इक्वालिटी अलाइन विद द रेशनैलिटी एंड डिग्निटी, यानी कि जो धार्मिक रूढ़िचुस्ता स्थापित हो गई थी उसको दूर करने और इक्वालिटी स्थापित करने किस तरह से तर्क संगतता और आत्म
स्वमान के साथ कोई भी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। इस वजह से मानवतावाद का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। एंड अलोंग विद दैट एजुकेशन रिफॉर्म, द एक्सपांडिंग द लर्निंग ऑफ फॉर द वुमन एंड लोअर कास्ट थ्रू द स्कूल बेंडिंग द वेस्टर्न नॉलेज विद द इंडियन ट्रेडिशन। यानी कि जो वेस्टर्न नॉलेज है वो महिला और लोअर निम्न जाति को प्राप्त हो सके, इस तरह का रिफॉर्म भी किए गए। इसमें कई स्कूल भी स्थापना की गई थी। द 19th century Indian reform tackled the entrenched the social problem and recognized that meaningful change required the addressing the issue across the society. And despite the orthodox opposition, the reformer persisted through advocacy and organization like आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे संगठन की स्थापना की गई, and modernizing India while preserving the cultural identity. Their approach addressed the interconnected social issue to elevate the old segment of society. Now we understand that in 19th century social and religious reform, there is a two kind of reformer is situated, like reformist and revivalist. यानी कि जो रिफॉर्मिस्ट है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के आधार पर भारतीय समाज में जो रूढ़िचुस्तता है उसको दूर करना चाहते थे, और रिवाइवलिस्ट है वो भारतीय समाज में जो भी बुराई है उसको दूर, पुरानी वैल्यू यानी कि जो वेद, ऋग्वेद, वो उस समय में जो भी ट्रेडिशन थे, उस समय जो बिन सवर्ण व्यवस्था थी लेकिन वो काम के आधार पे थी, इस तरह से ओल्ड वैल्यू पे आधार पे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना था। इस तरह से रिफॉर्मलिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट, इस तरह की दो अप्रोच अपनाई गई इन रिफॉर्म ऑफ इंडिया। द रिफॉर्मिस्ट इज लीड बाय ब्रह्म समाज, जिसका राजा राम मोहन राय नेतृत्व कर रहे थे, और रिवाइवलिस्ट अप्रोच इज लाइक आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। नाउ वी अंडरस्टैंड द व्हाई द टू अप्रोच इज डिफरेंट बट इट्स कॉमन गोल, like share goal. Through of using the different method, both approach want to the same basic thing, like ending the unfair the social practice, supporting the education, and questioning the regional rules and building the national identity. यानी कि दोनों अप्रोच है वो एक तरह से तो जो भारतीय समाज में जो रूढ़िचुस्तता है उसको ही दूर न करना चाहते थे, और भारत में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। रिवाइवलिस्ट के अंतर्गत आर्य समाज भी एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था। एंड क्वेश्चनिंग द रिलीजियस रूल, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको जन्म के आधार पर न होके उसके काम के आधार पर होना चाहिए, इस तरह की भी वकालत की। एंड बिल्डिंग द नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि दोनों ने जो भारतीय समाज जो डिवाइड हो गया था, क्यों डिवाइड हो गया था, क्योंकि इस मिडिवल समाज के कारण, मिडिवल एरा के कारण जो भारतीय समाज है अलग अलग वर्णों और अलग अलग जाति में डिवाइड हो गया था, और रिलीजियस में भी। लेकिन जो 19th सेंचुरी के जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो डिवीजन है वो दूर हो गया, और एक भारतीय समाज के रूप में एक निर्माण हुआ समाज का, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चली वो एक ठीक तरह से आगे बढ़ सकी और भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो सकी। इसलिए 19th सेंचुरी के रिफॉर्म का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसने नेशनल मूवमेंट को प्रोत्साहन दिया था। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द one of the factors that disadvantage these two approach, because the revivalist approach make the divide India in different religions, because the revivalist approach is talking about that India should be see the old value, यानी कि अगर हिंदू देखेंगे अपनी पुरानी वैल्यू तो वो ऋग्वेद में देखना चाहेंगे, लेकिन उस समय मुसलमान जो भारत में थे उस समय तो नहीं थे उस ऋग्वेदिक समय पे, इसलिए वो क्या करेंगे, वो अपना पुराना काल मिडिल ईस्ट में देखना चाहेंगे। इसी वजह से एक तरह से रिवाइवलिस्ट ने डिवीजन का भी काम किया, जो हम आगे की अप्रोच में देखेंगे। नाउ वी लुक एट दैट साइलेंट फीचर अबाउट दिस थिंग, that the reformist approach is used to clear thinking and scientific, while the revivalist approach is focused on cultural pride
and local tradition. And the reformist approach is push to social progress and the often worked with the colonial system. यानी कि जो राजा राम मोहन राय है उसने भी सती प्रथा दूर करने के लिए बेंटिंग का साथ लिया और सती प्रथा दूर करने के लिए कानून भी बनाया, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट. And revivalist approach is like made old texts meaningful for modern time. यानी कि जो दयानंद सरस्वती है उसके नेतृत्व में उसने क्या किया, वेदों की तरफ पाछा फरो. इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड वैल्यू है उसको रिवाइव करने का प्रयास किया. एंड डिडंट नो एक्सेप्ट द कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि डिड नॉट एक्सेप्ट द कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन. नाउ द ओवरव्यू अबाउट द मेन रिफॉर्मर. The Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, and in Muslim Syed Ahmad Khan. We will talk about in detail. So that's why one by one we can consider. First of all, the Raja Ram Mohan Rai. He is the father of Indian Renaissance. यानी कि because he was a pioneering reformer who challenged the orthodox practice while promoting the rational approach to traditional. His knowledge of multiple languages enabled him to bridge Eastern and Western thought during the critical period in Indian history. यानी कि जो राजा राम मोहन राय है वो कई लैंग्वेज जानते थे और उसने ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट को नॉलेज रखा था. उसने भारतीय समाज और वेस्टर्न समाज और पर्शियन लिटरेचर का भी नॉलेज रखते थे और इसी के कल्चर को जान के उसने अपना एक मूवमेंट चलाई जिसको ब्रह्म समाज मूवमेंट कहते हैं. वो फाउंडेड द रिलीजियस मूवमेंट रिजेक्टिंग द आइडियल वर्शिप while they emphasizing the monotheism and rational worship. यानी कि राजा राम मोहन राय रिजेक्टिंग द आइडियल वर्शिप एंड ही प्रमोट द मोनोथीइज्म, यानी कि एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं और सबका एक ही ईश्वर है. यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोग्रेसिव रिफॉर्म दैट शेप द मॉडर्न इंडियन थॉट. He campaigning about the anti-sati campaign. He lead the Sati Regulation Act of 1829 and abolished the widow immolation. And Roy petitioned the authorities and published the pamphlet and organized the demonstration against this practice. यानी कि सती प्रथा दूर करने के लिए उसने कई प्रैक्टिस की. And then he promote the educational reform. यानी कि he advocate about the western learning along the side traditional knowledge and establish the institution that promote the modern science. He translate the Vedic scripture to demonstrate their compatibility with the rational thought. यानी कि उसने जो वेद है ऋग्वेद उसको भी उसमें भी उसका विश्वास रखा, लेकिन उसने ये बताया कि एक वेद है एक तरह से एक पुस्तक है, उसमें भी खोट हो सकती है, लेकिन तार्किकता से हमें वो पढ़ना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए. The literature contribution, like he published the influence the work in multiple language including Tuhfat ul Muwahhind and translation of Upanishad. His writing reformed Hindu theory while promoting the women's right and freedom of press. And the Roy legacy include the foundation of the newspaper Samvad Kumudi and advocating for the women's property right and the serving as the Mughal envoy to British. His vision to blending the tradition with the progressive value continue to inspire the reformer today. यानी कि जो राजा राम मोहन राय है उसको जो राजा का खिताब दिया ना, वो मुगल एम्परर जो अकबर II था उसने अपना पेंशन बढ़ाना था, इसलिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा और अपना पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए भेजा. इसी वजह से इसको राजा का खिताब दिया गया था. वो कभी प्रीलिम में भी आ सकता है. नाउ नेक्स्ट रिफॉर्मर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू लाइक द वीडियो, share and subscribe. Thank you.